नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के सियासी संकट की, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएम बनने को लेकर रस्साकशी थी। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क तक आ गई है। शुरू से ही गहलोत और पायलट के बीच मतभेद थे और भाजपा नेता ने कांग्रेस आलाकमान और राजस्थान के नेताओं से कुछ सवाल भी पूछे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस से पूछा कि क्या ये संवेदनशील और कानूनी विषय नहीं है। राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि क्या उनकी निजता खतरे में है। भाजपा नेता ने कहा कि क्या खुद को बचाने के लिए राजस्थान में गैर संवैधानिक कदम उठाए गए। भाजपा ने ऑडियो टैप मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं पात्रा ने कहा कि ऑडियो टैप को लेकर जो एफआईआर की गई उसमें तथाकथित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि ये असली है। यदि ये वास्तविक है तो बताइए कि क्या सभी लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर फोन टैपिंग में लिप्त हैं। हम इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो राजस्थान में चल रहे सियासी संकट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टैप कराकर असंवैधानिक काम किया है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक दो ट्वीट किए और ट्वीट के जरिए कांग्रेस को दगाबाज बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दूसरी बार उनके साथ दगाबाजी की है और अपने ट्वीट में मायावती ने कहा कि जैसा कि विदित है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन और बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जग जाहिर तौर पर फोन टैप करके इन्होंने एक और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है उसका रुख करेंगे ग्वालियर से। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 8 दिन में सड़क बनाने का वादा भूल गए। शहर में मूलभूत समस्याओं को लेकर नागरिकों ने उपचुनाव का बहिष्कार किया है और बहोरपुर स्थित शीलनगर वासियों ने आगामी उपचुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तो मंत्री को वादा याद दिलाने को लेकर रहवासियों ने उपचुनाव का बहिष्कार किया और आक्रोशित रहवासी नजर आए, जिन्होंने सड़क, पानी, सीवर को लेकर अपनी मांग रखी है और अपना वादा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को याद दिलाया है। तो देखिए, रहवासियों ने वादा याद दिलाते हुए एक बैनर पोस्टर भी यहां पर लगाए हैं और आप देख सकते हैं जहां क्षेत्र में प्रवेश करते ही बैनर पोस्टर लगाया गया है। रहवासियों की तरफ से सड़क और मूलभूत सुविधाओं को लेकर वादा किया गया था मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तरफ से, लेकिन वो वादा भूल गए। तो मंत्री को वादा याद दिलाने का अनोखा तरीका इन रहवासियों ने निकाला है, लेकिन ये भी कहा है कि यदि वादा याद नहीं आता है, मांग पूरी नहीं की जाती है, सुविधाएं इन रहवासियों को नहीं मिलती हैं, तो आगामी उपचुनाव का बहिष्कार करने की बात भी इन रहवासियों की तरफ से कही गई है। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को लेकर चिंता जाहिर की। अस्पताल प्रबंधन को बेडों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ऑक्सीजन के साथ ही वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि कोरोना से जुड़े मरीजों के उपचार में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं हमीदिया अस्पताल का सबसे पुराना गेट फतेहगढ़ अब जल्द आम लोगों के लिए खोला जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग ने मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए अस्पताल में 3 गेट खोलने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया, क्योंकि आज कोविड के इस दौर में इस मेडिकल कॉलेज पे और आगे आने वाले समय में और प्रेशर होने वाला है। अभी जो हमारे ऑपरेटिव बिस्तर हैं उसके अलावा कैपेसिटी बढ़ाने की एक प्लानिंग 2 दिन पहले हुई थी और उसी का निरीक्षण करने हम आए हैं। जो हमारे नए ब्लॉक की बिल्डिंग है वो अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं थी, पर उसके बाद भी उसको इस स्तर से फिनिश किया है और वहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तर का इंतज़ाम हो गया है। भगवान ना करे भोपाल में और आसपास यदि कोरोना के पेशेंट और बढ़ते हैं और उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पूरी तरह से अब तैयार हैं। जो 3 स्तर का इसका प्रोटोकॉल है, जो सिम्प्टोमेटिक है उनके लिए अलग है, जो
जिन पर थोड़ी ज़्यादा बीमारी की मार है उनके लिए अलग प्रोटोकॉल है और जो सीरियस है उनके लिए अलग प्रोटोकॉल है। तो उन तीनों स्तर के वार्ड और उसके बिस्तर हमारे पास समुचित संख्या में उपलब्ध हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। होगी जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा कैपेसिटी का हम यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं और उसका बैकअप देके सिलेंडर्स वगैरह की भी व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत आगे आने वाले समय। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधायकों की मची भगदड़ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, कौन जा रहा है, मुझे पता था कि विधायक जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में लगातार गर्माती सियासत पर कमलनाथ ने कहा कि अब कांग्रेस नहीं, जनता बीजेपी को जवाब देगी। अब तो प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं है, बोला बोली करो और राज करो। ये जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। वहां भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा, अब तो बोली बोलो और राजनीति करो। कांग्रेस को निपटने की चिंता नहीं है, जनता निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर आरोप और बयान और घोषणा के अलावा कुछ बचा नहीं है कि आम जनता को ये सोचते मूर्ख बना लेंगे। आज हर वर्ग परेशान है, आज नौजवान परेशान है, छोटा कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, कृषि क्षेत्र में सब परेशान घूम रहे हैं। और ये सरकार पहले तो बना नहीं पाए, सौदे से बनाई, तब मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, तब विभाग नहीं बांट पाए, अब चला नहीं पा रहे। चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये। इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बैठक विधानसभा सत्र को लेकर बुलाई गई थी, जिसे स्थगित नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव के अलावा विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में जाने पर उन्होंने कहा कि जो संविधान और गांधी की विचारधारा पर विश्वास करते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी में शामिल होने वाली पूर्व कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उनके कई काम विधि और धर्मस्व मंत्री रहते हुए मैंने किए। मंत्रियों का समय नहीं देना तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेकर जाना है। बीजेपी ने सुमित्रा देवी पर जाली नोट मामले और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए दबाव बनाया था। स्थगित किया, हमारे विधायक आ चुके हैं बहुत से, अब उनसे तो मिलेंगे कमलनाथ जी। नहीं, ये तो सब मिलेंगे। और जब भी विधायक दल की बैठक होती है, हर विधायक अपनी बात रखता है, अपने क्षेत्रों की बात रखता है। विधायकों का यहाँ तक सवाल है, जिनकी भी निष्ठा कांग्रेस में है, कांग्रेस के सिद्धांतों में है, महात्मा गांधी में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर में है, वो कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात सुमित्रा देवी की, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि मंत्री मिलते नहीं थे। मैं समझता हूं कि मैंने उनके बगैर बताए केवल चिट्ठी पर, फोन पर 3-4 नोटरी और 3-4 एजीपी बनाए। विधि विभाग था मेरे पास, जिसके लिए लोग जिंदगी भर प्रयत्न करते हैं, वो उनको बहुत आराम से मिला। और धर्मस्व विभाग से भी उनके बहुत से काम किए। तो सब मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, ये तो एक बहाना है, हमको तो पैसे लेके जाना है, ये है पूरा सिद्धांत। और दूसरा डर, हाई कोर्ट में इनका चल रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने लगाया हुआ है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये तो जेल जाएगी, इसका प्रमाण पत्र है फर्जी। और दूसरा, इनका जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया। इधर कांग्रेस विधायकों का लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, जिस पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का बयान आया है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि ये पहली बार नहीं कि कोई विधायक एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में नहीं हैं तो हम विधायकों को क्या दे सकते हैं। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को पनडुब्बी बताया और कहा कि कांग्रेस पनडुब्बी की तरह है और वह तैरते हुए जहाज को भी गिरा देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें, सब्र रखें। 2023 में कांग्रेस 150 सीटें जीतेगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी जमकर घेरा। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल के विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हों। पर जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये पार्टी वो है जिसने देश को आजाद कराया है और इसका मूल्यांकन सही करें। कांग्रेस पार्टी उस पनडुब्बी की तरह है जो समुद्र के नीचे रहकर भी
अपने विरोधी के तैरते जहाज को गिरा सकती है। ये ताकत कांग्रेस पार्टी की है। पनडुब्बी जैसा आप जानते हैं समुद्र की सतह में रहती है और उसमें संख्या भी सवारी बहुत ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन वो तैरते जहाज को गिरा देती है। ये कांग्रेस पार्टी है। इसकी क्षमता को आप समझें, इसका मूल्यांकन सही करें। आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी। और आज जब हम सत्ता में नहीं हैं तो हम किसी को, विधायक को क्या दे सकते हैं सिवाय इस बात के कि आइए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करिए। ऐसा कुछ है। इधर कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने धन और बाहुबल के जरिए जनादेश खरीदकर विधायिका को कलंकित करने का काम किया। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जनादेश को बेचने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। जहां सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव होना था, अब 26 तक पहुंच गया है। अगर ये आंकड़ा अब बढ़ता है तो जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। मेरी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस प्रकार से धनबल और बाहुबल के माध्यम से जनादेश को खरीदते हुए मध्य प्रदेश के विधायिका को कलंकित करने का काम ये कर रहे हैं, और चुनौती उन बिके हुए लोगों को भी है कि जनता आपको सबक सिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी चाहे पहले 2 उपचुनाव होने थे, उनको 26 तक ले गई है, और भी उपचुनाव होंगे तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो गरीब मजदूरों के कल्याण का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और चुनौती भारतीय जनता पार्टी को है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस आप में है तो दम है तो आके पूरे मध्यावर्ती चुनाव कराओ और इस प्रदेश की जनता के बीच में चलते हैं, देखते हैं जनादेश किसके पास है। जनता जवाब देगी और मुंह की आपको खाना पड़ेगी। ये चोरी करके इस प्रदेश के लोकतंत्र को कलंकित करने की जगह आओ मैदान में 2-2 हाथ करो। इधर कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे उमंग सिंगार का ट्वीट इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने ट्वीट के जरिए केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश की स्थिति पर फोकस करने की नसीहत दी। उमंग सिंगार का कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हैं, उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व को फोकस जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज कुछ लोग खुद नेता बनना चाह रहे हैं, जबकि पार्टी उन्हें नेता बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय मसानी को लेकर किए गए ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल होना था भाई, आप भी तो आए और मिल रहे, आप एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो हम भी वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। अब ऐसा तो चुनिंदा विधायक रहते, हजारों लोग तो रहते ही नहीं वहाँ पे। व्यवस्थाएं तो सब थी। अब अगर सरकार चाहती तो करा सकती थी, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती जनता के मुद्दों से लड़ना। देखिए, जिस प्रकार से पार्टी के अंदर स्थिति बनी हुई है कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे सचिन पायलट हो, या जो भी महत्वाकांक्षा अपने लिए रखते हैं, लेकिन पार्टी संगठन को दूसरे पायदान पर रखते हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आपको पार्टी ने नेता बनाया है, आप नेता नहीं थे, आपको कार्यकर्ताओं ने नेता बनाया, आपको संगठन ने नेता बनाया। तो स्वाभाविक है, राहुल जी ने भी कहा है कि जो जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन आम कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन की आप सब निराश ना हो। पार्टी आपके कारण है, इन नेताओं के कारण नहीं है। नहीं, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, जो चल रहा है उस पर मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने धर्म अधर्म की बात करी है, तो मैंने भी उनसे यही कहा है कि आपके जीजाजी जो बगैर हाथ के अभी ठाकुर शोले के बने हुए हैं, मतलब उनका एक भी मंत्री नहीं बन पाया, तो कहने का मतलब है कि उनको भी सद्बुद्धि दे। देखिए, ऐसा है कि अब मेरे ख्याल से ये मामला पटाक्षेप हो चुका है। जो बात कहनी थी मैं पार्टी में कह चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर दोबारा इधर इंदौर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया, जिसे देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया है। वहीं जिला कोर्ट परिसर के अंदर जाने को लेकर वकीलों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी बहस भी हुई। अधिवक्ताओं ने खासी नाराजगी जताई और कहा कि कोर्ट रूम में नहीं जाएंगे तो आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा। समाचार पत्रों में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, ये आया था, जिसपे से अभिभाषक समाज में व्यापक आक्रोश हुआ
कि आपातकाल में भी इस प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया गया। रिमांड कोर्ट का मतलब ये रहता है कि आवश्यक मैटर जो थाने से मुलजिम आते हैं उनकी नागरिक स्वतंत्रता खतरे में नहीं हो, उनकी सुनवाई हो। रिमांड कोर्ट का पार्ट रहता है बेल मैटर। जमानत आपको लेना या नहीं लेना आपके ऊपर है। आप तो अभिभाषकों को ही अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, उनके जो मुलजिमों के घर वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। सवाल यही है, जब रिमांड कोर्ट जारी होने का आदेश था तो रिमांड कोर्ट में वकीलों को क्यों नहीं जाने दिया गया? अभी प्रजातंत्र समाप्त नहीं हुआ, अभी कोई आपातकाल नहीं है। ऐसी कार्रवाई जब होगी जब इंदौर अव्यवस्था संघ उसका विरोध करेगा और ऐसे कानून को लागू। इधर इंदौर में कोरोना के आंकड़े 5000 के पार हो गए हैं, जिसके चलते इंदौर नगर निगम कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करवा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम ने लसूड़िया स्थित एक कार शोरूम का निरीक्षण किया और कलेक्टर की तरफ से जारी कोरोना गाइडलाइंस की जांच की। इस दौरान निगम की टीम को कई जगह लापरवाही भी देखने को मिली, जिस पर इंदौर नगर निगम ने सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की। आपको बता दें कि कोरोना के चलते इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ध्यान दे रहा हूँ जो यहाँ के बड़े बड़े शोरूम जहाँ पे लाखों का कारोबार होता है एक बार के अंदर, हम एक उसको तो देख रहे ठेले वाले को, लेकिन वो कितना कर रहा है मैंने उसको किया। और उसमें ये होता है कि हम एकदम उसके ऊपर कार्रवाई ना करके मैं अपनी टीम के लोगों को उनके पास एक तरह से कहना चाहिए कि ग्राहक बन के पहुँचाता हूँ। और पहुँचाने के बाद वो लोग जाते हैं, मोबाइल उनके पास होता है और वो जाकर के उनसे किसी भी तरह की जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद वो लोग जब उसकी वीडियोस बना लेते हैं तब मुझे बताते हैं कि वहाँ ये लोग हैं और हम वहाँ जाकर उनको वीडियो बताते हैं और वो जो हमारे पास वीडियो रहता है उसकी सबूत के तौर पर हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, फाइन करते हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े शोरूम है उनको किए थे वहाँ पे जहाँ जहाँ हमें अनियमितता पाई गई बाकायदा। इधर लखनऊ के लोहिया संस्थान में महिला सफाई कर्मी के साथ हुई अभद्रता से कर्मचारियों में आक्रोश है। दर्जनों कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। जच्चा बच्चा विभाग, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी समेत लगभग सभी काम ठप हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल महिला सफाई कर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई थी। हालांकि समझाइश के बाद सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर वापस लौट गए। हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी सुनीता जिसका नाम है वो पॉजिटिव पेशेंट पाई गई, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसको यहाँ पे आने के बाद उसको डॉक्टर ने घर भगा दिया। उसको अगर जहाँ पे जब हेल्प डेस्क बना हुआ है तो उसको वहाँ हेल्प डेस्क पे भेज दिया जाता। कोविड का हेल्प डेस्क यहाँ बनाया गया है तो अगर वो हेल्प डेस्क पे भेज दिया था तो आज वो शायद कहीं ना कहीं एडमिट होती, लेकिन उसको घर भेज दिया गया इसके बजाय। अब वो घर में उसके कम से कम 7 से 8 फैमिली है, 2 बच्चे और 1 कमरा है। 1 कमरे में क्या उस संक्रमण खतरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। हॉस्पिटल में कर्मचारियों को जो है N95 मास्क की जगह पे कपड़े वाला मास्क और 3 लेयर मास्क दिया रहा है, जबकि हमारी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी सुविधाएं स्वास्थ्य कर्मियों को देने के लिए हमेशा आगे रही है और दे रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।